हमारा इसमें ये चैप्टर चालू है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि जिसमें कि मॉड्यूल 1 है हमारा द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशन, स्कोप ऑफ एंड इम्पोर्टेंस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या होता है, वर्ल्ड बायोमेंसी, इकोनॉमी, फ्रिक्शंस, डाइवर्सिटी एंड फ्लोरा एंड फौना, स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, थ्रेड ऑफ द डाइवर्सिटी, केस स्टडीज़। तो इसमें उसके बाद हमारा ये आ गया टॉपिक्स कवर्ड होगा, ईवीएस है इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चर 1 मॉड्यूल 1 में टॉपिक कवर्ड होगा डिफिनीशन एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो ये है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये क्या है उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है रीजन्स टू स्टडी। तो इसमें आता है क्लेरिफाइज मॉडर्न इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट। इसमें मेरा मॉडर्न इन्वायरमेंटल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इक्विटेबल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इसमें हमारा एक होगा। इसमें हम पढ़ेंगे इक्विटेबल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। तो इसमें हमारे क्या सब रिसोर्सेज जो हम सभी यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है। और यही सस्टेनेबिलिटी है, टू चेंज द वे ऑफ व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को कैसे सोचते हैं, नज़रिया हमें बदलना होगा इन्वायरमेंट के लिए, जो भी पॉजिटिव में हमें सोचना होगा और हमें क्या करना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छा रहे। और इन्वायरमेंट, द फिजिकल एंड बायोटिक हैबिट्स सराउंड अस, जो हमारे फिजिकल और बायोटिक हैबिट्स हैं वो हमारे आसपास कैसा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इसमें यहाँ पे है इन्वायरमेंटल साइंस, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट। तो इसमें ये है इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ें, जैसे कि इसमें लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, उसके साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, उसे कॉन्सेप्ट उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड द डिसिप्लिन डील्स विद सोशल, पॉलिटिकल, फिजियोफिकल एंड philosophical and ethical issues concern man interaction with our environment। हमारा सोशल पॉलिटिकल जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसा हमारा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है। इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमारा ये है, तो इसके ऊपर पढ़ते हैं। The multidisciplinary interaction of science and engineering in order to utilize the use biochemical products like potential of microorganisms, plants, parts, theory of the restoration and preservation of environment and the sustainable use of resources। तो इसमें हमारा साइंस के साथ इंजीनियरिंग में कैसे हम यूटिलाइज करते हैं बायोकेमिकल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं और प्लांट्स भी हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया। जिसकी ये है हमारा इन्वायरमेंट, उसमें हमारा क्या सभी चीज़ें आ जाती है, फिजिक्स, डेमोग्राफी, स्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इंफॉर्मेशन, केमिकल्स, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मैथमेटिकल मॉडलिंग, थर्मोडायनेमिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी चीज़ें हैं वो इसी में आ जाती है। तो यह वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी पर्सन नीड्स बट नॉट ग्रीड। पृथ्वी हमें सब चीज़ प्रोवाइड करती है लेकिन लालच नहीं करना है उसके लिए कि जितना दिया गया इतना यूज़ करना, नहीं तो आगे के जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम हम वापस फिर से वो नहीं ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ नेचर हैज़ नॉट बीन रिप्लेड, मैन एंड हिज पावर to the man and his power of alter the nature codes have multiplied। इंसान को जितना ज़रूरत चाहिए था उससे ज़्यादा वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, तो इसे हम वापस फिर से वैसा नहीं ला सकते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, वी हैव द ह्यूमन रेस is only amongst millions of different kinds of organisms that shares the planet with us। हमारा जो ये रेस है सिर्फ ह्यूमन रेस में हम ये बोलते जा रहे हैं कि और भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे साथ, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और उसके नीचे लिखा है ग्लोबल विलेज, द वैदिक डिक्लेयर्स दैट ऑल ह्यूमैनिटी इज ए सिंगल फैमिली। इसमें बता, वैदिक में हमारे वेद में लिखा गया है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए हमें। जैसे कि ये भी लिखा है, वासुदेवाय कुटुंबकम, कॉमन इन्वायरमेंट है, ट्रांसीडिंग
ये हमारा कॉमन इन्वायरमेंट है, और जो कि हमारे ये जो बाउंड्रीज हमने बनाए हैं वो नेचर के लिए नहीं है, ये हमने बनाए हैं। सो हमें नेचर की तरह कुछ भी करना होगा तो हमें एक साथ रहना होगा। ह्यूमन जितने भी हैं वो सभी एक फैमिली है। तो ये हमारे ग्रोथ कितना हो रहा है, डिमांड्स कितना हो रहा है, वो चीज़ हमें देख के चलनी होगी। ये नहीं कि पॉल्यूशन किए जा रहे हैं और कुछ भी पॉल्यूट किए जा रहे हैं तो हमें ही आगे जनरेशन में लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे लिखा है अवेयरनेस नीड्स टू ऑफ द आवर। अवेयरनेस हमें क्या सब अवेयर करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। इन्वायर लिटरेंसी अराइज कॉन्शियस इन्वायरमेंटल अप्रोसिएट इकोलॉजी इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स विद द इन्वायरमेंट। इसमें हमें अपने नेचर के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल के लिए क्या ज़रूरत है वो चीज़ें देखनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स जो भी इन्वायरमेंट के लिए, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। मैनेजमेंट कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग, हमें कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके एक लिमिटेड कैपेसिटी में हमें बनानी चाहिए। जैसे कि अभी हम सभी ट्रैवल करते हैं तो जैसे मन होता है वैसे ट्रैवल कर लेते हैं, कोई जिसके पास हमें ऐसे ट्रैवल करना चाहिए जिसमें कम से कम फ्यूल यूज़ हो। तो ऐसी कार्स में भी है, तो ऐसी इसीलिए हमारे जितने भी कार्स वगैरह हैं वो भी अपग्रेड होते रहते हैं कि कम से कम फ्यूल सब में उतना टूल ट्रैवल कर ले। जैसे कि अब पर सिंगल एक कार में 5 आदमी बैठ सकते हैं, तो अगर हम एक आदमी करके जाएंगे तो उतने ज़्यादा फ्यूल खर्च होंगे, 5 कार्स लेंगे। तो वही चीज़ ऐसे हम बचा सकते हैं। जैसे कि अभी पानी का दिक्कत चल रहा है कुछ जगहों पे, जैसे कि किसी कंट्री में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ पे बता दिया कि वहाँ पे पानी नहीं है। तो वो अब क्या बन रहा है, धीरे धीरे डिजर्ट बन रहा है। अगर हम रोज़ एक गिलास पानी भी बचाएं तो सिर्फ एक स्टेट से कितने आदमी को एक्स्ट्रा पानी मिल सकता है। सो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। यह लिखा हुआ है। अब फिर A biological perspective to discuss the impact or destruction of understanding at molecular level is imperative। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे क्या प्रॉब्लम कर रही है। सो हमें उस जड़ से समझना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा कि an engineering perspective unless and understand the problem it's unlikely that we will not fix it। जब तक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी हमारा प्रॉब्लम क्या है जब तक वो हम समझेंगे नहीं तो उसको ठीक कैसे करेंगे। सो हमें हर प्रॉब्लम के जड़ पे जाके उसे ठीक करना पड़ेगा। उसके लिखा है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमारी क्या सब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो मेनी टेक्निकल इन्वायरमेंटल स्ट्रीम्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ्स एंड डाइवर्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग मेंटेनिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारे साइंटिस्ट अभी पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में कैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी में कैसे बचा सकते हैं, सेव आवर लाइफ टू टूल्स क्रिएटिंग मेंटेन आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन। मेंटेन कैसे करना है, तो और यहाँ पे लिखा है टूल्स टू क्रिएट एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल। तो यहाँ पे टूल्स टू क्रिएट एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल। हमें ऐसे टूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन बचा रहे। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मैन बीइंग ए पार्ट ऑफ नेचर इट इज़ ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। मैन हम जो हैं वो पार्ट है नेचर के, और हमें ही इन्वायरमेंट को सही करना होगा उसकी स्टडी करके। और जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया हुआ था कार का, बट आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया ब्रेक्स। ये एक बोट है वो सिंगल आदमी चला रहा है और एक ही में कितने सारे हेलमेट। तो जैसे जैसे कि इसमें बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका फ्यूल भी कंजप्शन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल डैमेज इंक्रीज एज ए कंट्री बिकम रिच। इन्वायरमेंटल डैमेज उसी तरह बढ़ती जाएगी जैसे कि हमारा कंट्री रिच होता जाएगा। और ये है हमारा वर्ल्ड जीडीपी है, जैसे कि 1 से लेकर 2003 तक का यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए स्टार्टिंग में इस टाइम में थोड़े से हुआ, उसका फिर नॉर्मल चला, फिर थोड़ा सा हुआ, उसका 1900 के बाद रैंडमली बहुत बहुत हाई तक गया। जैसे ये सारे कंट्रीज़ के कुछ नेम दिए हुए हैं। सो देख लीजिए कि कितना ज़्यादा वर्ल्ड जीडीपी ये बढ़ा है। तो फिर इसमें यहाँ पे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है वर्ल्ड ग्रॉस, देखिए कितने तेज़ी से ग्राफ बढ़ते जा रहा है 1950 के बाद 2000 तक दिया गया इसमें। तो 1950 से 2000 तक, और यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड जीडीपी है। तो ये देखिए इसमें किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, रैंडमली बढ़ा है। तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा।
और ये है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इमिशन बिलियंस टन CO2 पर ईयर, हम पर ईयर बिलियंस में खर्च कर लेते हैं। एटर C2 MB ट्रिलियंस में, पॉपुलेशन बिलियंस। देखिए IC कोर्स कैसा था उस टाइम में, CO2 कैसा ग्लोबल हो रहा है, और ये इसका दिया गया है पॉपुलेशन के किस हिसाब से बढ़ा है, CO2 का यूज़ कितने तेज़ी से बढ़ा है, और हमें पता है कि CO2 लिमिटेड है हमारे पास, GDP भी उसी हिसाब से बढ़ा है। सो एक ही ग्राफ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। ये देखिए ग्राफ पूरा टोटल एक से, और यहाँ पे है एज GDP राइजेज इन्वायरमेंटल कंसर्न फॉल। जैसे जैसे GDP बढ़ा हुआ था, वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होते गया है। तो ये सारे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ये तो अभी आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग है उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कुछ GDP पर हेड है, यहाँ पे इतना दिया गया है, और परसेंटेज सीरियस प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ रही है वो दिया गया है। तो देखिए किस तरह से ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ है, GDP बढ़ा है और प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। तो क्या रिचर द नेशन वीकर द सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे कंट्री रिच होते गया है, वैसे वैसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम लेते गए ये। उसके लिखा है एमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोफेस स्ट्रॉन्ग सेंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।